कहीं एक गांव में सीरी नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उनके माता पिता का दिया हुआ अंडों का व्यापार करती थी। एक दिन अंडे बेचने वाले उस दुकान वाले के पास सीरी गई। उस दुकान पर पहुंचने के बाद सीरी ने उस दुकान मालिक से कहा, अंकल, कल जो मैं अंडे लेकर गई थी वो ज्यादा नहीं बिक पाए, इसलिए मैं थोड़ा ही कमा पाई हूँ। देखिए, सिर्फ इतने ही कमा पाई हूँ। सिर्फ इतने से पैसे में हर रोज जितने अंडे मिलते हैं उतने नहीं मिल पाएंगे, ये मैं जानती हूँ, पर आज एक दिन इतने में हर रोज जितने अंडे दे दीजिए ना अंकल। हे लड़की, लगता है पुराने टाइम में ही जी रही है। अंडों के रेट्स कल रात में बढ़ गए थे। जितने पैसे तुम दे रही हो उतने में सिर्फ 10 अंडे आ पाएंगे। ऐसा कहकर उसने 10 अंडे दे दिए। इतनी मेहनत से पैसे कमाने के बाद ये सिर्फ मुझे 10 अंडे ही क्यों दे रहे हैं? अंकल, ये बहुत बड़ा अन्याय है। मैं तो हर रोज आपके पास ही तो अंडे लेती हूँ ना। अचानक क्यों दाम बढ़ा दोगे तो कैसे चलेगा? ये सही नहीं है ना अंकल। जितने पैसे तुमने दिए हैं उसमें ये अंडे ही बहुत ज्यादा हो गए। लेना हो तो लो, न तो वापस दे दो। ऐसे कहकर उसे डांटने लगा। इस तरह सीरी जहां भी जाती वहां लोगों की उसे फटकार ही मिलती। इस तरह हर रोज लोगों से डांट खाना जैसे सीरी की आदत भी हो गई थी। फिर भी सीरी लोगों की बातों का बुरा नहीं मानती और वो पड़ोस वाले गांव के सेठ जी के पास जाकर अंडे लेकर आती और उनका व्यापार किया करती थी। पर एक दिन सीरी अंडे लेने के लिए जब दुकान पर गई तो दुकान वाले ने उसको अपमानित कर अंडे नहीं दिए। अब सीरी के पास पैसे भी नहीं थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यूं बैठे बैठे सीरी अपने आप में ही सोच रही थी, बाप रे, बड़े दिनों बाद मुझे ये सोच आई है। मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि ये मैंने ही सोचा है। हमेशा जब भी अंडों का व्यापार करने की सोचती हूँ तो यही होता है। इसलिए अब से अंडे नहीं बल्कि मुर्गियों का व्यापार करूंगी। ऐसा सीरी सोच रही थी, पर इस काम के लिए उसको बहुत पैसों की जरूरत थी। इसलिए उसने अपने घर के कागजात गिरवी रखकर बहुत सारे मुर्गियां खरीद ली। वो मुर्गियों के साथ अंडे भी बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। यूं एक दिन, आइए बहनों आइए, ताजा ताजा मुर्गी लीजिए। एक बड़ी मुर्गी पर 2 अंडे मुफ्त मिलेंगे और एक छोटी मुर्गी पर 1 अंडा मुफ्त। सीरी को यूं आवाज लगाते हुए सुन राम नाम का आदमी वहां पर आया। बेटा सीरी, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? तुम्हारे ऐसे चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं। इस तरह तुम्हारे चिल्लाने से भला कौन आएगा? जिसको जब आना होगा तभी आएगा। इस तरह जोर जोर से आवाज लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। उस आदमी के ऐसा कहने पर सीरी ने कहा, अंकल, मैं इस समय ये नहीं सोच रही कि मेरे पुकारने पर कोई आएगा या नहीं आएगा। मैंने अपनी नई दुकान लगाई है। कम से कम सभी को ये पता तो होना चाहिए ना कि यहाँ पर नई दुकान लगी है, इसीलिए आवाज लगा रही हूँ। जब भी जिसको खरीदना हो उन्हें मेरी दुकान याद रहे, इसीलिए कर रही हूँ। सीरी की दूर की सोच और उसकी होशियारी से प्रभावित हुआ था राम। इस तरह सीरी का नया व्यापार अच्छे से चल रहा था। यूं कुछ दिनों के बाद अचानक सीरी का व्यापार ठप होने लगा। उसके पास रही मुर्गियां बीमारी के चलते धीरे धीरे एक एक कर मरने लगे। सीरी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सीरी ने पशुओं के डॉक्टर को बुलवाया, पर उनकी समझ में भी नहीं आया कि मुर्गियों को बीमारी क्यों हो रही थी। इस तरह सीरी के आंखों के सामने एक एक कर सारी मुर्गियां मरने लगी। सीरी को ये देखकर बहुत दुख हो रहा था। अंत में सीरी के पास एक ही मुर्गी बची थी। सीरी ने उसके पास जाकर पूछा, मेरे पास रही सारी मुर्गियों में तुम अकेली बची हो, पर ये सब क्यों हुआ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम अकेली बच गई हो ये सोचकर मैं खुश हूँ, या 1-2 दिन में तुम भी चली जाओगी ये सोचकर दुखी हूँ, समझ में नहीं आता। इस व्यापार को शुरू करने के लिए मैंने अपने घर को भी गिरवी रखा था और ये व्यापार शुरू किया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे क्या हालत होंगे। यूं सीरी बहुत दुखी होकर कह रही थी। सीरी की बातें सुन उस मुर्गी ने कहा, तुम जैसे समझ रही हो मैं कोई साधारण मुर्गी नहीं हूँ, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ।
ऐसा कहकर वो अचानक विशाल मुर्गी में बदल गई। मैं एक जादुई मुर्गी हूँ, तुम्हारी हर तरह से मदद कर सकती हूँ। तुम्हें मुर्गियों के व्यापार में अच्छी प्रवीणता है ना? मैं तुम्हें बहुत सारे मुर्गियाँ दूंगी। ऐसा कहकर जादुई मुर्गी ने अपने पूंछ से कुछ मुर्गियाँ निकाली। इस तरह जादुई मुर्गी के दिए हुए मुर्गियों को बेचकर सिरी अपना जीवन यापन कर रही थी। विशाल जादुई मुर्गी का यूं मुर्गियां देना और सिरी का उन्हें बाजार में बेचना दिनचर्या बन गया था। इस तरह बहुत कम समय में सिरी ने बहुत सारे पैसे कमा लिए और गिरवी रखा अपना घर भी पैसे देकर छुड़ा लिए। इस तरह जादुई मुर्गी के मदद से सिरी अब बहुत खुशी से रहने लगी। रामपुर नाम के गांव में एक डायन रहा करती थी। उसके सुनहरे बाल थे और इसमें चौंकाने वाली बात ये थी, किसी को कोई बीमारी होती तो गांव वाले उस डायन के पास जाते। जब डायन सो रही होती, उसके बाल काटकर बीमार व्यक्ति के बिस्तर के नीचे रख दिया करते, जिससे वो बीमारी ठीक हो जाती, ऐसा गांव वालों का मानना था। पर बाल काटने के समय अगर डायन जाग जाती तो ये उनके लिए खतरे वाली बात हुआ करती। वे वहीं के वहीं मूर्ति बनकर रह जाते, इसलिए कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यूं ही दिन बीत रहे थे। उसी गांव में शोभा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। शोभा के पिता का हाल ही में देहांत हुआ था, जिस कारण शोभा और उसकी माँ ही खेती कर अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन माँ बेटी हर रोज की तरह खेती पर जा रहे थे। अंधेरा छा गया था। उन दोनों का काम होते होते बहुत देर हो चुकी थी। अपना काम निपटाकर दोनों अपनी घर की ओर जा रहे थे। माँ ने शोभा से कहा, बेटा ध्यान से चलना, ध्यान से, यहाँ सांप भी होते हैं। हाँ माँ, मैं ध्यान से चल रही हूँ, आप भी देखकर चलना। दोनों माँ बेटी बात करते हुए यूं जा रहे थे। पीछे से तभी एक सांप आया और माँ को काटकर चला गया। शोभा की माँ जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। शोभा ने घबराकर पीछे देखा तो वहां से सांप चला जा रहा था। माँ, तुम्हें सांप ने काटा है माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ने तुरंत साड़ी का पल्ला फाड़ा और उस कांटे पर बांध दिया। बेटा, तुम तुरंत रामू काका के पास जाकर सांप के कांटे की दवाई लेकर आना। शोभा रोती हुई तुरंत वहां से रामू काका के पास जाने के लिए दौड़ी। वहां पहुंचकर, रामू काका, रामू काका। तभी रामू काका की पत्नी बाहर निकली। शोभा, क्या हुआ बेटा? उसके पूछने पर हड़बड़ाते हुए शोभा ने कहा, रामू काका कहाँ है? मेरी माँ को सांप ने काट लिया। वो औरत ये सुनकर घबरा गई। हाय राम, लेकिन तुम्हारे काका तो काम के सिलसिले में बाहर गांव गए हैं, अब क्या करें? वो औरत भी बहुत घबरा गई। शोभा की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो वापस दौड़कर रोती हुई अपने माँ के पास गई। उस समय तक माँ धीरे धीरे चलकर अपने घर पहुँच चुकी थी। उस समय तक उनके घर पर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। वहाँ खड़े सब घबराते हुए कहने लगे कि इस समय गाँव में डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, अब ना जाने इस औरत का क्या होगा। ऐसे वहाँ खड़े सभी कहने लगे, माँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा माँ? यूं अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। हे भगवान, मुझे मेरी बेटी से दूर मत करना, आपकी कृपा होगी। उनके हालात पर दुखी होकर वहाँ खड़े लोगों ने कहा, चिंता मत करो शोभा, तुम्हारी माँ को बचाने का एक ही एक रास्ता है। कैसा रास्ता, बताइए ना। अगर तुम डायन के बालों को चुरा कर ला सको तो सांप का जहर बेअसर हो जाएगा, माँ बच जाएगी। पर तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा, अगर उस डायन ने तुम्हें देख लिया तो तुम मूर्त बनकर रह जाओगी। उस आदमी के कहने पर शोभा वहाँ जाने के लिए मान गई, पर माँ ने कहा, ऐसा साहस करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे भले कुछ भी हो जाए पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। माँ को शांत करते हुए शोभा ने कहा, माँ, अगर मैंने ये काम सही तरीके से कर लिया तो तुम्हारी जान बच जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम दोनों की जान जाएगी। एक दूसरे से दूर होने से तो ये अच्छा है, किसी एक को खोकर जिंदगी भर उनके बिना तकलीफ में जीने से तो अच्छा है। मैं एक बार कोशिश कर लूँ, मैं किसी भी तरह तुम्हें बचा लूंगी माँ। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है।
तभी डायन अपने बाल संवार रही थी। शोभा चोरी चोरी उसके घर के अंदर जा चुकी थी। डायन पलंग पर लेटी लेटी गंभीरता से एक किताब पढ़ रही थी। शोभा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खिड़की से झांक कर देख रही थी कि अंदर क्या हो रहा था। जब शोभा को इस बात का भरोसा हो गया था कि डायन किताब पढ़ने में डूब चुकी है, शोभा ने धीरे से जाकर उसके बाल काटे और उन्हें लेकर वहां से भागने लगी। डायन को अंदाजा लग गया कि किसी ने उसके बाल काटे हैं। अपने बालों को देखती हुई, लगता है कोई हिम्मत वाला था और किस्मत वाला भी, इसीलिए यहाँ आया और अपना मकसद पूरा कर यहाँ से वापस लौट भी गया। ऐसे वो मन में सोचने लगी। दूसरी ओर शोभा अपने माँ को बचाने के लिए तेजी से दौड़ रही थी। उस समय तक गांव वालों ने ये सोच लिया था कि अब वो नहीं बचेगी, पर शोभा को वहाँ पर बालों के साथ लौटा हुआ देखकर गांव वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। शोभा ने उन बालों को गद्दे के नीचे रख दिया। कुछ ही समय में माँ बिल्कुल ठीक होकर खड़ी हो गई। अपनी माँ को ऐसे देखकर शोभा बहुत खुश हुई। वहाँ खड़े सभी गांव वालों ने शोभा की तारीफ में कहा कि वो बहुत हिम्मत वाली है। सभी उसकी सराहना कर रहे थे। माँ को भी अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन कोई आदमी बहुत बीमार हो गया। वो बहुत धनवान था। उसकी पत्नी ने अपने पति के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च किए, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाया। वो एक दिन शोभा के घर आई और उसकी माँ से कहने लगी, बहन जी, मेरे पति की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा कोई अस्पताल नहीं जहाँ मैंने उनका इलाज न कराया हो। आपकी बेटी से कहकर मेरे पति की मदद करने के लिए कहो। मैं आपकी आभारी रहूंगी। उस डायन के बाल लेकर आप आई तो मेरे पति की सेहत ठीक हो जाएगी। नहीं, इसमें बहुत खतरा है। मेरी बेटी ने मेरी जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। वो आपकी भी मदद जरूर करेगी, पर अगर कोई गलती हो गई तो मैं अपनी बेटी खो दूंगी। शोभा की माँ से ना सुनकर उस औरत ने कहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ जा पाऊँ। मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले सैकड़ों लोगों की जिंदगी हम पर निर्भर है। वो सड़क पर आ जाएंगे। ये सुनकर माँ ने कहा, अगर हम किसी का भला चाहें तो भगवान हमारा बुरा नहीं करते। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बेटी को वहाँ भेजने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं। उसने हामी भरी और यही बात उसने अपनी बेटी से कही। शोभा ने माँ की बात मानी और डायन के घर के लिए निकल पड़ी। बड़े ही हिम्मत के साथ शोभा उस डायन के घर पहुंची। सोती हुई डायन के बाल काट ही रही थी कि डायन जाग गई। शोभा उसे देखकर घबरा गई। अब शोभा ने उम्मीद छोड़ चुकी थी। उसे लगा वो मूर्त बनकर रह जाएगी। तब उस डायन ने उससे कहा, बेटा, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई एक बार हिम्मत कर मेरे बाल चुराने पर भी मूर्त न बने, वो बार बार मेरे पास बिना डरे आ सकते हैं। जब चाहो तब मेरे सुनहरे बाल काट कर ले जा सकता है। डायन की ये बात सुनकर शोभा ने गहरी सांस ली और उसने डायन को सारी बात विस्तार से बताई और उन सुनहरे बालों को वो घर ले गई, जिससे उस धनवान औरत ने अपने पति की जान बचा ली। शोभा ने डायन की कही हुई बात माँ से कही। माँ ने खुश होकर यही बात पूरे गांव वालों को बता दी। उस दिन से गांव में कोई भी बीमार होता तो वो शोभा से आकर कहता। शोभा डायन के पास जाकर बाल काट कर लाती और उनकी मदद किया करती।